किसी वक्त में हवाई सफर सबसे आसान, सबसे कन्वीनियंट कहा जाता था। सबसे कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक आपको ये उड़ान पहुंचा देती थी। लेकिन हवाई सफर आज की तारीख में भारत में इतना मुश्किल हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस जारी करते हुए आज शाम 6 बजे तक इंडिगो एयरलाइंस से जवाब मांगा है। बीते 5 दिनों में जिस तरीके की मिस हैंडलिंग हुई है, जो क्राइसिस पैदा हुई है, उसकी डेडलाइन आज शाम 6 बजे तक खत्म हो रही है। अगर जवाब नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में डीजीसीए एक तरफा इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यात्रियों के बैग्स को ट्रेस करके यात्रियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जिम्मेदारी तमाम यात्रियों को इंडिगो एयरलाइंस को करनी होगी। 24 घंटे की जो मोहलत थी वो मोहलत आज शाम 6 बजे तक खत्म हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस ऐसे में क्या जवाब देता है, और अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। 610 करोड़ का रिफंड और 3000 बैग लौटाने की बात सोचिए जरा। पिछले 5 दिनों में 650 फ्लाइट्स कैंसिल, इससे ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। ये तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ। 650 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी कई फ्लाइटें प्रभावित हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 30 से ज्यादा फ्लाइटें अभी तक की कैंसिल की जा चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यात्री हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों की फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, दूसरी फ्लाइट नहीं मिल रही है। और आपको मैं ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे पूरे वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई इनको अभी तक के जवाब नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर आपको हम तस्वीरों में ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लोगों के जो बैग्स हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। जो लगेज है हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। सरकार ने साफ बात कर दी है कि इंडिगो को सभी लोगों को जिनके लगेज फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उनके बैग्स उनको वापस लौटाना है, उन तक पहुंचाना है। और आज की वो तारीख दी है जब सरकार ने ये कहा है कि आज तक जो बैग्स हैं वो सबको मिल जाने चाहिए। वहीं इंडिगो ने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि या तो लोग अपना एड्रेस या लोग यहाँ से आकर के अपने बैग्स ले जा सकते हैं। देखिए कितनी ज्यादा संख्या है यहाँ पर बैग्स की, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने चेक इन कर लिया था, सब कुछ रेडी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। और आज भी कई ऐसी फ्लाइटें हैं कैंसिल हो गई हैं और लोग यहाँ पर अभी भी जो है वो सवाल कर रहे हैं इंडिगो की एयरलाइन से कि किस तरह से वो अपने घर तक पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अभी भी लोगों की ये शिकायत है कि दूसरी एयरलाइंस की जो टिकटें हैं वो अभी भी महंगी मिल रही हैं, उनके रेट्स भी काफी ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो प्राइसेस के टिकट 7,000 से 10,000 होते हैं वो अभी भी 23,000 से लेके 25,000 तक के टिकट्स मिल रहे हैं। तो जहां पर हालात थोड़े बेहतर जरूर हुए हैं, वहीं अभी भी लोग यहां पर फंसे हुए हैं और कई जो फ्लाइटें हैं वो प्रभावित हुई हैं। इधर इंडिगो के सीईओ ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सारी चीजें अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं। सिस्टम को शुक्रवार को ही रिबूट किया गया था, हालात तेजी से सुधर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है पीटर एल्बर्ट्स ने। Dear Indigo colleagues, it's Sunday afternoon, December 7th. I'm standing here at Indigo's Operations Control Center in Gurgaon. As you can see the bus going on in the background, my colleagues here are working relentlessly to further stabilize and normalize the Indigo operation. For me, they symbolize the unwavering spirit, professionalism and incredible commitment of all at Indigo. Once again, my sincerest appreciation for the great work each and every one of you is doing. In my earlier messages, I conveyed we would be rebooting the system Friday, take a significant number of cancellations and start afresh on Saturday. That has worked well by operating some 1,500 flights yesterday as compared to only 700-ish on Friday.
हालांकि जो भी पीटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ से परे है। अगर रिबूट भी किया गया है सिस्टम को तो अभी भी व्यवस्थाएं ठीक होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि कुछ डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ। 6 दिसंबर को इंडिगो की 800 फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई थी। कल यानी कि 7 दिसंबर की तारीख, कल के दिन भी 650 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। और केवल अगर हम उड़ानों की बात करें, इंडिगो की 1650 उड़ानें ही ऐसी हैं जिन्होंने फ्लाइट उड़ान भरी थी। अब आप सोचिए सिस्टम रिबूट हो रहा है, इसे पूरी तरह से पटरी पर आते आते कितना समय लग जाएगा। हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए हैं मुंबई एयरपोर्ट से। साकेत, जरा आज मुंबई एयरपोर्ट की स्थिति क्या है, इंडिगो की फ्लाइट्स की स्थिति क्या है, यात्रियों से अगर आपकी बात हुई हो तो यात्री आपसे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी डिटेल दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सबसे पहले तो आज के हालात बता देते हैं क्योंकि फ़्लाइट्स जो हैं वो अभी भी कैंसिल हो रही हैं, लेकिन यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि जो वेब सिस्टम है वो अब एक्टिवेट हो गया है इंडिगो का, और यही कारण है कि लोगों को नोटिफिकेशन कम से कम सही समय पर मिल जा रहा है। और यही कारण है कि अब यात्रियों की भीड़, खासतौर पर अगर आप मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको अब वो भीड़ जो पहले और दूसरे दिन देखने को मिल रही थी वो अब इस काउंटर पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे का कारण ये है कि लगातार जिस तरीके से DGCA की तरफ से लताड़ लगाई गई, उसके बाद इंडिगो का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त काम पर लगा हुआ है। जिस तरीके के ऑफिशियल बयान आ रहे हैं उसमें भी आप साफ तौर पर देखिए कि लोगों को क्या राहत और सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो लगेज है, लगेज को लेकर इंडिगो ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें ये बात साफ तौर पर बताई है कि लोगों के लगेज को जल्द से जल्द उन तक पहुंचाया जाएगा, और DGCA ने भी साफ तौर पर उन्हें एक वार्निंग दी है। तो इसी आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर एक काउंटर बनाया गया है, और जिन लोगों के लगेज जो है वो खो गए थे, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स में नहीं पहुंच पाए थे, उनकी अगर बात की जाए तो फिलहाल उनको एक पिंक स्लिप दी गई है और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि वो अपने घर जा सकते हैं। उनके घर पर उनका सामान जो है, जो मुंबई के रहने वाले हैं, उनके लिए डिलीवर किया जा रहा है। तो फिलहाल इंडिगो अपनी तरफ से जो काम कर रहा है वो पूरा प्रक्रिया को अंजाम तो दे रहा है, लेकिन जो एक सबसे बुरी बात यह है, अगर बात की जाए यहाँ मुंबई एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। खासतौर पर अगर ये पूरी प्रक्रिया है ना साकेत, तो ये प्रक्रिया बहुत ही लचर प्रक्रिया है, ये सिस्टम बहुत ही लचर है, और जो इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है वो भी बहुत लचर है। हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम जब क्राइसिस की बात करते हैं विनय जी, हालांकि आपसे तो चर्चा होनी थी वंदे मातरम के विषय पर, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर कितना ठगा जाता है, कितना ठगा जा रहा है एक विमानन कंपनी के द्वारा, इससे बड़ा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। अभी तो डर लगने लगा है कि क्या फ्लाइट बुक करवाएं, और अगर फ्लाइट बुक करवा भी ले तो ऐसा ना हो कि रांची तक जाना लंदन जाने से ज़्यादा महंगा हो जाए। नहीं, लोग परेशान हैं और मुझे लग रहा है कि सरकार भी तत्पर है और लगातार वॉर फुटिंग पे इसको लेकर के काम चल रहा है, और कानून से ऊपर कोई नहीं है। एयरलाइंस कंपनी एक कंपनी है जैसे बाकी कंपनियां हैं, और कानून का नहीं पालन करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। अवधेश जी, क्या ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपली विनय जी ने हमारे सामने रख दिया है? देखिए, ऐसा है कि विनय जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो फ्लाइट का समस्या है, अगर 2 वर्ष पहले ये रोटेशन का नियम बनाया गया था, ये सारे जितने भी फ्लाइट की कंपनियां हैं सबको ये दिया गया था कि आप इसके अनुसार से इतनी संख्या पायलटों की, अपने क्रू मेंबर्स की बढ़ाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनको विश्राम देना आवश्यक है। अब इंडिगो 60% चलाती है, जाहिर है कि उस आदत इतनी बिगड़ी है हमारे देश में नियम और कानून के उल्लंघन करने का, कि एक दम था कि हमारा क्या बिगड़ेगा, उसने किया नहीं है। अगर एक फ्लाइट इंडिगो की जो है करीब करीब मतलब आप 60 पर एक फ्लाइट 5 बार औसत उसका जो है उसका रन आना जाना था, 5 बार में अगर आया फिर जा रहा है तो फ्लाइट को, क्रू मेंबर्स को आप आराम नहीं देंगे। जब लागू कर दिया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, उसने माना ही नहीं। अब इस समय समस्या है कि आप इंडिगो पर बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश की दुनिया में बदनामी हो रही है कि जो देश एक महाशक्ति बन रहा है उसके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में इतनी समस्या पैदा हो गए। जिले जिले में एयरपोर्ट बन रहा है कि वहां से जो है लोग उड़ान भरें, और इस समय आपको सुबह की फ्लाइट जो है रात में जा रही है, कैंसिल हो रही है। सबने किराया बढ़ा दिया। 60% अगर किसी विमानन कंपनी के हाथ में स्टेक चला जाए तो फिर वो ऐसी गले की फांस बन जाती है जिसे ना उगलते बनता है ना, लेकिन अभी तक DGCA को देखिए, अभी तो कायदे से यही था कि सरकार एक
इमरजेंसी जो है एक टीम बनानी चाहिए थी, बिल्कुल। जो मॉनिटर करती, डीजीसीए को पूरी तरह भंग करके उसको इमरजेंसी के द्वारा संचालन होना चाहिए था। इंडिगो के तात्कालिक रूप से उसके मैनेजमेंट को में खड़ा करके पहले संचालन करो, फिर आगे पहले आपात स्थिति की व्यवस्था करो। आज हो रहा है, कल हो रहा है, इसमें 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। अभी भी जो कह रहे कि 24 घंटे की डेडलाइन थी वो आज शाम 6 बजे तक खत्म हो रही है। लोगों की पीड़ा शायद दिखाई नहीं देती है। हैरानी की बात है। खबर एक गोवा की भी सर दर्शकों के सामने रख दें। गोवा में बर्निंग क्लब में, उस क्लब में 25 जिंदगियां आंखों के सामने देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। सेलिब्रेशन चल रहा था, विदेशी कलाकार परफॉर्म कर रहे थे। गोवा की जो नाइट लाइफ है वो आप सब जानते ही हैं। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, देसी पर्यटक भी होते हैं। खाना पीना, डांस, गाना सब कुछ चल रहा था और इसी के बीच में ये भयानक ब्लास्ट हुआ, चीख पुकार मच गई। 25 लोगों की मौत हो गई है। 27 मृतकों के शव घर वालों को हैंडओवर कर दिए गए हैं और बाकी डेड बॉडीज को गोवा सरकार उनके घरों तक पहुंचाएगी। 3 सीनियर अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है और जो बर्ज बाय रोमियो है, यानी कि जो ये क्लब है जिसका नाम अभी मैंने आपके सामने रखा, बर्ज बाय रोमियो, इसका मालिक अभी भी फरार चल रहा है। मैनेजर समेत स्टाफ के 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये दर्दनाक हादसा शनिवार को हुआ जब उत्तरी गोवा के इस क्लब में पार्टी चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था और तभी जोरदार धमाका हुआ, चीख पुकार मची। ज्यादातर लोग इसी में फंसे रह गए। फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, पर्यावरण के नियमों तक को ताक पर रख दिया गया। आप सोचिए जरा, ये एक ऐसा क्लब है जिसे साल 2023 में ही बंद करने का ऑर्डर था। जब साल 2023 में बंद करने का ऑर्डर था तो 2025 के अंत तक ये चल कैसे रहा था? इसमें किन किन की मिली भगत है? क्या प्रशासन की मिली भगत है? पुलिस की मिली भगत है? क्या सरकार में किसी की मिली भगत है? क्यों इतने लोगों को, पब्लिक को आग की भट्टी में झोंक दिया गया? हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस खबर पर जुड़ी हुई है। अनामिका, डिटेल दे। मालिक भागा हुआ है लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे बीते 2 साल से ये क्लब कैसे चल रहा था जब बंद करने का ऑर्डर आ गया था? तो बिल्कुल मीनाक्षी, गोवा सरकार की नींद तब टूटी है जब 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 4 टूरिस्ट थे। दिल्ली के 4 लोग थे, एक ही फैमिली के थे जिनकी मौत हो गई थी। कल हम उनके परिवार से भी मिले थे। परिवार का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन अब सीएम ने ये माना है कि अधिकारियों ने इस क्लब के साथ मिलकर वो परमिशन दी जो परमिशन इस क्लब को नहीं मिलनी चाहिए थी। पहले तो इस क्लब का जो आधा कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, इको सेंसिटिव जोन पे है। इस क्लब के पास कई परमिशन नहीं थी, जिसमें से फायर सेफ्टी की जो परमिशन होती है वो शामिल है। हालांकि सीएम ने अब 3 अधिकारियों को इसमें सस्पेंड किया है, जिसमें से पंचायत के सदस्य भी हैं, लेकिन अब और ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में सीएम ने कल खुद कहा था कि उन पर भी गाज गिरेगी। जिसने इस क्लब को परमिशन दी, ऑथराइज किया इतना बड़ा बनने के लिए, उन सब पर गाज गिरेगी। और 5 अरेस्टिंग इसमें क्लब के मैनेजर्स की हुई है, जिसमें से एक भरत नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग दिल्ली से हुई है। और अब जो 2 मालिक हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, जो रोमियो लेन के मालिक हैं, जिनके कई क्लब दिल्ली और नोएडा में भी हैं, उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है मीनाक्षी। और सौरभ लूथरा ने इंस्टाग्राम पे बाकायदा एक पोस्ट डाला है, माफी नहीं मांगी है, बस इस दुर्घटना के लिए खेद जताया है। कंज्यूमर राइट्स दरअसल वाकई में इस देश में पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंडिगो की खबर हो, चाहे ये जिस तरीके का हादसा हुआ है नाइट क्लब में। बहुत शुक्रिया अनामिका आपकी पूरी रिपोर्ट के लिए और जानकारी के लिए। इंडिया टीवी से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इस तरीके का हादसा पेश आया है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे साथ गोवा के सीएम हैं। सर, एक गोवा के क्लब में आग लगी और 25 लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या ये क्लब लीगल था? क्या इसके पास फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस था? हमने उसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑलरेडी स्टार्ट की है, तो उसके रिपोर्ट्स बहुत ही जल्दी ही हमें मिलेंगे। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के थ्रू जो एक्शन लेने हैं, कुछ हमारे ऑफिसर्स और बाकी इसके खिलाफ आज ही हम लेने वाले हैं। उसके ऑलरेडी एट CS और डीजीपी लेवल पे उसकी इंक्वायरी चल रही है। आज ही कुछ लोगों के ऊपर इसके ऑलरेडी स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। सर, कितनी मौतें अभी तक इसमें हुई हैं? एग्जैक्टली 25 मौतें हुए हैं, इनमें से 4 टूरिस्ट हैं और बाकी लोग जो वर्कर्स उनके यहाँ पे जो काम कर रहे थे।
2 लोगों की आपने बताया कि जलकर मौत हुई है, बाकी लोगों के बाकी सफोकेशन के कारण एक मेजर फायर सेफ्टी लैब्स यहाँ पर हुआ है। ब्रिक्स के और भी यहाँ पे प्रिलिमिनरी तो वैसे ही दिखता है कि जो मेजर फायर लैब्स यहाँ पे थे, ब्रिक्स के और भी यहाँ पे और भी क्लब क्या उन पे एक्शन लिया? बिल्कुल हम एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में तो बड़ी ड्राइव भी चल रही है घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। बाकायदा अलग अलग जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी लिखी है, घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। योजनाओं के जरिए वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता। योगी ने घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए जनता से अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी शख्स की पूरी पहचान होने के बाद ही उसे काम पर रखा जाए। और ये वाकई में जरूरी है, ये वाकई में इसलिए जरूरी है होम जी, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता है, मान लीजिए एक हाउस हेल्प की आवश्यकता है, ना जान पहचान की, ना उसका आधार कार्ड चेक किया, ना कौन से क्षेत्र का रहने वाला है, रहने वाली है, ये पता किया, बस अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए उसको नौकरी पर रख लिया, ऑफिस बॉय के तौर पर रख लिया। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये इनवाइट करता है कि आप सीधे सीधे अपराध होने देने की पूरी पृष्ठभूमि पूरी कहानी अपने खुद ही रच रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब कि रच रहे हैं। तो बेसिक नेसेसिटी है एक तो ये, और दूसरे एक बड़ा लक्ष्य तो उससे सधेगा ही कि जो इस तरह से घुसपैठिए घुस आए हैं, कम से कम उनकी सही पहचान हो सकेगी, उनको हम सही तरीके से समझ सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे, और फिर अगला जो उस पर कार्यवाही कर सकते हैं या जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है वो तैयार कर सकेंगे। तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। अच्छा, एक बात और मैं जोड़ूं आपकी बातचीत में मीनाक्षी जी, पीछे के जो दोनों अभी खबरें थी आपकी, बहुत बड़े आयाम हैं उनके, बड़ी खबरें भी हैं। इंडिगो और जो बर्च क्लब में जो आगजनी हुई है, एक बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स हैं केवल अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, उन पैरामीटर्स का एकदम जिसको कहते हैं ना, उनको निस्तनाबूद कर दिया गया है। उनका पूरी तरह से बुरी तरह से, मैं अभी घटना बताऊं आपको 10-12 दिन पहले की, मुझे आश्चर्य हुआ। सुबह 7 बजे की इंडिगो फ्लाइट से मैं कहीं गया और मुझे शाम को 7:30 या 7:45 बजे की फ्लाइट थी, लौटना था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो क्रू मेंबर्स थे, जो एयर होस्टेसेस थी, वो वही टीम मुझे लौटते हुए मिली। तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी लंबी आपकी ड्यूटी होती है? बिल्कुल, इतनी लंबी आपकी ड्यूटी होती है क्या? तो कहीं ना कहीं ये तो केवल प्रॉफिट मेकिंग जब मशीन्स बनाई जाएंगी और पैरामीटर्स को इस तरह से, मानकों को इस तरह से उल्लंघन किया जाएगा, तो इस तरह की स्थिति आनी थी। केवल 10 दिन पहले की बात है कि 14, 15, 16 घंटे, ये तो मानकों का पूरी तरह से, मानकों को तोड़ना है ना। यही चीजें वहां भी हैं, सारे सेफ्टी नॉर्म्स, सारे जो फायर सेफ्टी नॉर्म, अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का इंडिगो में जब सिस्टम का ब्रीच हुआ तो यात्रियों के लिए संकट पैदा हो गया। जब क्लब में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ब्रीच हुआ तो वहां पर 25 लोगों की जान चली गई। आज यहाँ पर जो हम उत्तर प्रदेश की खबर भी आपको दिखा रहे हैं, जब नागरिकता का उल्लंघन होता है, जब घुसपैठिया यहाँ हमारे देश में आकर यहाँ हमारे संसाधनों पर डाका डालता है, तो व्यक्ति को भी सोचने की आवश्यकता है कि केवल सरकारें काम करेगी या फिर आप भी अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे, जागरूक होंगे।